Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मशीन डिज़ाइन बाय शिगले चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल 3.6 को डिस्कस करेंगे। As shown in figure 316a, beam OC is loaded in XY plane by a uniform load of 9 kN per meter and in the XZ plane by a concentrated force of 0.4 kN at end C. The beam is 0.2 meter long. क्या कहता है, हमारे पास एक बीम गिवन है, ठीक है, जिस पर हमारे पास क्या लग रही है, एक तो कंटिन्यूस लोड यूनिफॉर्म लोड लग रहा है, एक कंसंट्रेटेड फोर्स लग रही है। यूनिफॉर्म लोड जो हमारे पास लग रहा है वो एक्स वाई प्लेन में है, जबकि जो हमारे पास कंसंट्रेटेड फोर्स लग रही है वो एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास 0.2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब ये कहता है हमने कैलकुलेट क्या करना है, वो कहता है कि आप कैलकुलेट करें फॉर द क्रॉस सेक्शनल शोन डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड वेयर दे एक्ट। आप ऐसा करें, मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करें और साथ ये भी बताएं कि वो कौन सी जगह पर लग रही हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं इफ़ द क्रॉस सेक्शनल वाज अ सॉलिड सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर d इज इक्वल टू 30 mm, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। कहता है कि अगर चाहिए ये क्रॉस सेक्शनल हम क्या कर लेते हैं कि सॉलिड रॉड में कंसीडर कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है सॉलिड रॉड में कंसीडर कर लेते हैं जिसका डाया 30 mm है। तो फिर बताएं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। तो चलें इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले एक दो चार चीज़ें हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है, उस अदरवाइज़ हम उस प्रॉब्लम को समझ नहीं सकेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हम बात कर लेते हैं कि जब कंटिलीवर बीम की बात हो रही हो विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो यहाँ पर हमारे पास होता है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। अब हमारे पास सपोज करें ये बीम है, ठीक है, इसके ऊपर लग रहा है यूनिफॉर्मली लोड, ठीक है। नाउ शेयर फोर्स फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू W इंटू एक्स होता है। क्या होता है W इंटू एक्स, लोड इंटू एक्स, एक्स इज व्हाट, डिस्टेंस। अब लोड की भी, अब जो डिस्टेंस है उसकी भी दो कंडीशन, एक ये x इज इक्वल टू 0 एंड एक ये है x इज इक्वल टू L। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो फोर्स हमारे पास 0 होगी, जब x इज इक्वल टू L यानी सम डिस्टेंस होगा तो Fx इज इक्वल टू WL हो जाएगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट की, कि बेंडिंग मोमेंट का क्या कंसेप्ट है। तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास उसका फार्मूला होता है जब हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो एम जो मोमेंट होता है बेंडिंग मोमेंट, फोर्स इनटू व्हाट, मोमेंट आर्म हमारे पास जब कंटिन्यूस लोड होता है तो वो उसका क्या लेते हैं हम, सेंटर पॉइंट लेते हैं। यानी अगर हमारे पास सपोज करें 4 लेंथ इज द टोटल लेंथ, देन वी टेक द मोमेंट आर्म इज 2 द सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू मोमेंट आर्म, एफ हमारे पास हमने जैसे कि कैलकुलेट किया डब्ल्यू एक्स या डब्ल्यू एल आप कह सकते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दी। इस डायरेक्शन में नेगेटिव क्लॉकवाइज की बात की जाए तो हमने नेगेटिव साइन लिया, जबकि काउंटर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव साइन। तो नेगेटिव डायरेक्शन हमने, क्योंकि लोड इस तरफ लग रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई 2। अब यहाँ पर भी x की कंडीशन है 0 एंड x इज इक्वल टू एल। तो एम एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0 एंड एल होगा तो बेंडिंग मोमेंट का ये फार्मूला हो गया। अब इनकी जो शेप्स हैं, जो हम डायग्राम्स बनाएंगे वो कैसे होंगी वो भी मैं समझाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं एस एफ डी शेयर फोर्स डायग्राम, बी एम डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम देखिए, यहाँ से जब अपवर्ड की तरफ से जाएगी तो 0 से इंक्रीज हो रही है, यानी शेयर फोर्स की बात की जाए तो वो इस पॉइंट पर हमारे पास कंटिलीवर बीम के लिए क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए तो वो हमारे पास नेगेटिव में तो यानी वो पॉजिटिव साइड से नीचे होगी। ये हमारे पास एक्सेस है y प्लस एक्स नेगेटिव, एक्स प्लस एंड y नेगेटिव। तो ये हमारे पास होगी पैराबोलिक फॉर्म में। किस में होगी, पैराबोलिक फॉर्म में होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव। जो याद रखें बेंडिंग मोमेंट की जो डायग्राम होती है वो हमारे पास पैराबोलिक शेप में होती है। चलें बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं जो कंटिन्यूस लोड लग रहा है वो y की एक्सेस में लग रहा है और जो कंसंट्रेटेड लोड है वो हमारे पास z की एक्सेस में लग रहा है। तो यानी जो हमारे पास मूवमेंट होंगी, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट के अक्रॉस हम मूवमेंट ऑफ z एंड मूवमेंट ऑफ y को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0, यानी ओ एक्सिस के अक्रॉस ये हम मूवमेंट ले रहे हैं, मूवमेंट ऑफ z ओ एक्सिस के अक्रॉस, तो हमारे पास इसका फार्मूला होगा f(x/2). जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव होगा क्लॉकवाइज, जबकि इस डायरेक्शन में हमारे पास होगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव डायरेक्शन में -f(x/2). यूनिफॉर्म लोड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक वो x हो तो हम क्या लेते हैं, उसके सेंटर पॉइंट तक यानी x/2 डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो W हमारे पास क्या आ जाएगा, W L इंटू L/2, जैसे कि वहाँ पर हमें गिवन है L। ठीक है, जो कंटिलीवर बीम है वहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस जो है लेंथ वो L है। ठीक है, तो -WL²/2। W कंटिन्यूस लोड हमारे पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारे पास क्या गिवन है, ये मैं आपको बताता हूँ। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारे पास 9 गिवन है, लेंथ उसकी 0.2 mm गिवन है। ठीक है, अब इसको पुट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन में। तो यहाँ पर जब इक्वेशन में हम पुट करेंगे 9 एंड 0.2²/2, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट अक्रॉस ओ एक्सिस मोमेंट ऑफ z पॉइंट O अक्रॉस पॉइंट O इन z एक्सिस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सेम थिंग फॉर my बेंडिंग मोमेंट ऑन y। किसके अक्रॉस, किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट O के, तो f(x). नाउ यहाँ पर आप जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेटेड लोड है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कंसंट्रेटेड लोड ये वाला 0.4, ये कोई कंटिन्यूस लोड नहीं है जिसके लिए x/2 हम लिखेंगे। इसके लिए सिंपल हम लिखेंगे 0.4 इंटू लेंथ इज़ व्हाट 0.2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये अब हमने लिख लिया इस फार्मूले में। तो यहाँ से हमारे पास आ गया किलो न्यूटन मीटर, क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट अक्रॉस y। नाउ अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ प्लेन्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एंड y के अक्रॉस। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है 1/12 bh³। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये वैल्यूज़ कैसे ही मैं आपको बताता हूँ बुक से। तो सबसे पहले हमने IZ मोमेंट ऑफ Z कैलकुलेट करनी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Z कैलकुलेट करनी है, तो 1/12 bh³। तो यहाँ पर 0.02 एंड 0.04 कैसे है, बेस इंटू हाइट, किसकी, हम Z एक्सिस के अक्रॉस ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये है Z एक्सिस। ठीक है, Z एक्सिस, तो यहाँ से जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है हमारे पास, उसका हमने क्या लेना है, हमने लेना है बेसिकली ये डिस्टेंस। तो यहाँ पर बेस जो है वो 20 mm है, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.02 मीटर, एंड यहाँ पर जो हाइट है वो 40 है, तो 40 को मैं 0.04 मीटर लिख सकता हूँ। सेम प्रोसीजर हमने किया और हमने यहाँ पर लिखा, जैसे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Z आ गई। अब Y की बात करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Y कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें अब हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, ये Y है ना, तो जिस एक्सिस में हमारे पास ये जो पोर्शन होता है, जो लिखा होता है 40 पॉइंट या समथिंग, ये बेसिकली हमारे पास बेस होती है, जिस एक्सिस के साथ वो टच में होती है। तो इस Y एक्सिस की अगर बात की जाए, Y मोमेंट ऑफ इनर्शिया की केस में, तो ये बेस हो जाएगी एंड ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई, ये हमने यहाँ पर लिख दिया बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इससे भी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Y आ गया। उसके बाद हमें ये कहते हैं कि आप कैलकुलेट करें सेंट्रॉइड ऑफ दीज टू पोर्शन। तो 20 mm का सेंट्रॉइड हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 10 mm जो कि 0.01 होगा, एंड 40 mm का सेंट्रॉइड 20 mm होगा जो 0.02 mm होगा। तो लिहाजा हमने यहाँ पर क्या किया, सेंट्रॉइड लिख दिया 0.04/2 का 0.02 एंड 0.02/2 का 0.01 सेंट्रॉइड आ गया। सेंट्रॉइड इस वजह से हमने निकाला क्योंकि हमने आगे फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने कौन सी इक्वेशन से हमें मिल जाएगा, ये इक्वेशन से हमें मिल जाएगा इक्वेशन 327। ये आप देख सकते हैं इक्वेशन 327 से आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। आपने सिंपली इसमें जाके क्या करनी है, जस्ट पुटिंग करनी है। लेकिन याद रखें, ये जो आपने टेंसाइल स्ट्रेसेस और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है, ये आपने अक्रॉस द 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करनी है। वो कौन से पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट बी है एंड ये हमारे पास पॉइंट ए है। पहले हम अगर ए की बात कर लेते हैं, तो ए की के पोर्शन में अगर इस सेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि वो सेंट्रॉइड जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो कौन से हैं, YA 0.02 लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, ZA 0.01 लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्यों पॉजिटिव डायरेक्शन में, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें 0.4 अगर A की तरफ हम मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव Y एक्सिस में हम जा रहे हैं, और अगर Z की तरफ मूव करते हैं क्योंकि पॉइंट A इस तरफ है तो ये भी पॉजिटिव एक्सिस में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये आपने उठाना है और सिंपल फार्मूले में पुट कर देना है। चले मैं आपको इस नोट से बता देता हूँ। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, आपने इसमें
आके ये फार्मूला जब पुटिंग कर लेंगे, जो चीज़ें हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली हैं सेम आपने वही इस फार्मूले में पुटिंग करनी है, ठीक है। एंड देन अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पे हमारे पास वाई बी और जेड बी नेगेटिव होगा। वो कैसे नेगेटिव होगा? पॉइंट बी हमारे पास इस तरफ है, अगर हम जेड एक्सेस से जाएंगे तो नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं, और अगर वाई एक्सेस से आएंगे तब भी नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट ये नेगेटिव हो जाएंगे एंड बाकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो हमारे पास बिल्कुल सेम वैल्यूज़ रहेंगी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर कंटिलीवर बीम आ जाएगी। अब उन्होंने सेकंड जो बी पार्ट हमें दिया था, उन्होंने कहा था कि आप कैलकुलेट करें एक जो कैंटिलीवर बीम है इसको एज अ रॉड कंसिडर करें। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ से आया? इक्वेशन 328 से आया। इक्वेशन 328 कौन सी है? वो ये इक्वेशन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने सिंपल तरीके से जस्ट पुटिंग करनी है। मैं आपको अपनी कॉपी से बता देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से एम वाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर पाई डी 4/64 डी बाई 2, डी उन्होंने दिया 30 दिए हुए, एम वाई स्क्वायर हमने पहले कैलकुलेट किया है, एम जेड स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो 3.4 आप इसमें वैल्यूज़ पुटिंग करेंगे एंड सिंपल ये आपने निकाल लिया क्या चीज़, सिग्मा एम इज़ इक्वल टू 74.31 मेगा पास्कल, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।